हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडविजन नीट। ये है एक ऐसी जगह जहां नीट बायोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट डीप लॉजिक के साथ कवर होता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू डीप डाइव। टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और मैं हूँ रिया। मैं यहाँ हूँ ताकि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम सारे कंफ्यूजिंग पार्ट्स को लॉजिकली समझें, क्योंकि सिर्फ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को कोर तक समझना है। और इस जर्नी में हर बार की तरह हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट मेंटोर। हे एवरीवन, और बिल्कुल सही कहा, आज के इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम उन सभी मैकेनिज्म्स को डिकोड करें जो यूजुअली एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्रैप्स क्रिएट करते हैं। आज हम अपने बॉडी के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की इंजीनियरिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, बिना किसी रोट लर्निंग के, प्योरली लॉजिक और रीजनिंग के बेसिस पर। एग्जैक्टली। तो जब हम बॉडी फ्लूइड्स पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एक बेसिक सा डाउट आता है कि आखिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत ही क्या है। हमें इसको पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल हाईवे एनालॉजी से समझते हैं। तुम ह्यूमन बॉडी को एक अत्यंत बिजी हाईवे की तरह इमेजिन करो। यहां तुम्हारे अलग अलग टिश्यूज और सेल्स, वो छोटे छोटे शहर हैं। अब इन शहरों को लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही ना। हाँ, और वहां जो मेटाबॉलिक कचरा और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसे बाहर निकालना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। तो बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड और लिम्फ इस हाईवे पर चलने वाले उन लगातार ट्रक्स की तरह हैं जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एवोल्यूशन के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे ट्रक्स नहीं होते। अच्छा, यानी लोअर एनिमल्स में सिस्टम अलग होता है। हाँ, लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स को देखो, जैसे स्पॉन्जेस या क्वेलिंट्रेट्स। उनके पास ब्लड जैसा कोई डेडिकेटेड फ्लूइड सिस्टम नहीं होता। वो बस अपने आसपास के पानी को अपनी बॉडी कैविटीज के अंदर से गुजारने देते हैं और वहीं डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। राइट, मतलब उनकी बॉडी इतनी सिंपल है कि डायरेक्ट पानी से काम चल जाता है। पर ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के लिए सिर्फ आसपास का पानी काफी नहीं होगा, इसलिए ब्लड जैसा एक हाईली एफिशिएंट फ्लूइड इवॉल्व हुआ। सही पकड़ा, और यही एवोल्यूशन इस पूरे चैप्टर का बेस है। अब अगर हम सबसे मेन फ्लूइड यानी ब्लड की बात करें, तो एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। वेट, आई नो दिस। कैच ये है कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का मेन फीचर उसके फाइबर्स होते हैं, लेकिन ब्लड में नेचुरली कोई फाइबर्स होते ही नहीं है। पर इसका लॉजिक क्या है? अब इसका लॉजिक तुम खुद सोचो। अगर ब्लड में नेचुरली फाइबर्स मौजूद होते तो क्या होता? शायद वो फाइबर्स किसी पाइप में फंसे जाल की तरह काम करते। बिल्कुल। और हमारी जो थिन ब्लड वेसल्स हैं वो तुरंत क्लॉग या जम हो जाती। 100% करेक्ट। फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए, ब्लड वेसल्स में स्मूथ फ्लो के लिए ब्लड का बिना फाइबर्स वाला होना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। वाओ, मतलब लैक ऑफ फाइबर्स इज एक्चुअली अ फीचर, कोई फ्लॉ नहीं है। अब अगर इस ब्लड को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो इसके दो मेन पार्ट्स पढ़ते हैं हम। पहला है प्लाज्मा, जो टोटल वॉल्यूम का करीब 55% बनाता है। हाँ, और उस 55% प्लाज्मा में से 90 से 92% तो सिर्फ पानी ही होता है। असली फंक्शनल पार्ट उसमें घुले हुए 6 से 8% प्रोटीन्स का है। इसमें 3 मेन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक तो फाइब्रिनोजन हो गया, जो थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। राइट। और दूसरा है ग्लोब्युलेंस, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी को संभालते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स का काम ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, ताकि नसों के अंदर पानी रुका रहे और वेसल्स पिचक ना जाएं। एग्जैक्टली। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आहा मोमेंट है। तुमने मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स में सीरम ब्लड देखा होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। हाँ, टेस्ट रिजल्ट्स में सीरम कैल्शियम, सीरम कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है, तो ये अलग कैसे है प्लाज्मा से? एक्चुअली लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीरम और प्लाज्मा लगभग सेम ही चीजें हैं। बस अगर तुम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स, पर्टिकुलरली फिब्रिनोजन को निकाल दो, तो जो लिक्विड पीछे बचता है वही सीरम कहलाता है। ओ आई सी, यानी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। ये इक्वेशन नीट के लिए बहुत डायरेक्ट और इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्लड के दूसरे हिस्से पर, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो बचा हुआ 45% बनाते हैं। बिल्कुल। और इस 45% में सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं आरबीसीज यानी इरिथ्रोसाइट्स। ये संख्या में इतने ज्यादा होते हैं, लाइक 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसीलिए खून का रंग कंप्लीटली रेड दिखता है।
राइट। और इनका लाइफ स्पैन करीब 120 दिन का होता है, उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। पर इनका मेन फंक्शन इनके अंदर भरे हीमोग्लोबिन की वजह से है ना? हाँ, इनके अंदर आयरन से भरपूर हीमोग्लोबिन होता है। एक हेल्दी इंसान में हर 100 ml ब्लड में करीब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही गैसेस के ट्रांसपोर्ट का मेन हीरो है। अब आरबीसीज के बाद आती है हमारी बॉडी की मिलिट्री यानी WBCs या ल्यूकोसाइट्स। इनकी गिनती काफी कम होती है, सिर्फ 6000 से 8000 के आसपास। और क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। सही बात है। और WBCs के अंदर भी अलग अलग डिविजन्स हैं। इनकी सीक्वेंस और कॉन्सेंट्रेशन याद रखने में अक्सर स्टूडेंट्स फंसते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही बढ़िया निमोनिक है। नेवर लेट मंकीज ईट बनानास है ना? हाँ, मैंने भी यही ट्रिक यूज की है। हाईएस्ट टू लोएस्ट काउंट याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। N से न्यूट्रोफिल्स जो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, फिर L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट्स, E से इयोसिनोफिल्स और सबसे कम होते हैं B से बेसोफिल्स, बनानास। ये आसान हो गया। इसके बाद बचते हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एक्चुअल सेल्स नहीं है, बल्कि बोन मैरो में बनने वाले मेगा कैरियोसाइट्स के टूटे हुए फ्रैगमेंट्स हैं। हाँ, और इनका प्राइमरी काम ब्लड क्लॉटिंग शुरू करना है। अब इन सब बेसिक एलिमेंट्स को समझने के बाद एक रियल लाइफ सिनेरियो पर आते हैं, जो डायरेक्ट नीट का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। जब किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस बेसिस पर करती है? ये पूरा खेल ABO ब्लड ग्रुपिंग का है, और इसका लॉजिक तो मुझे बहुत क्लियर है। आरबीसी के सरफेस पर कुछ मार्कर्स होते हैं जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं, और उनके खिलाफ प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। रूल बहुत सिंपल है, बॉडी उस हर नई चीज पर अटैक करेगी जिससे उसने पहले नहीं देखा। स्पॉट ऑन। तो इस लॉजिक के हिसाब से बताओ, O ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर क्यों होते हैं? क्योंकि O ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसीज पर कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो जब वो किसी और की बॉडी में जाएगा, तो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम किसी अनजान चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई अटैक नहीं होगा। और AB ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों हैं? क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई एंटी A या एंटी B एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। उनके पास अटैक करने वाली आर्मी ही नहीं है, तो वो किसी का भी ब्लड आराम से ले सकते हैं। एक्सीलेंट। ये ABO सिस्टम का बेसिक फंडा है। पर इसमें एक और ड्रामा है, और वो है RH फैक्टर। ये रीसस मंकीज में डिस्कवर हुआ था और लगभग 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। पर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर इतना बड़ा खतरा क्यों बन जाता है? लाइक RH नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव फीटस वाला सिनारियो हमेशा पेपर में आता है। इसका रीजन क्या है? इसे एक थ्रिलर मूवी की तरह समझो। पहली प्रेगनेंसी एक सेटअप है। प्लेसेंटा दोनों के ब्लड को स्ट्रिक्टली अलग रखता है, इसलिए फीटस सेफ रहता है और माँ को कोई दिक्कत नहीं होती। पर प्रॉब्लम तब आती है जब डिलीवरी के टाइम प्लेसेंटा डिटैच होता है ना, वहां पर थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो जाता है। वही टर्निंग पॉइंट है। ब्लड मिक्स होते ही माँ का इम्यून सिस्टम पहली बार उस RH पॉजिटिव एंटीजन को देखता है और तुरंत उसके खिलाफ एंटी-RH एंटीबॉडीज बनाकर रख लेता है, एक मेमोरी की तरह। अच्छा, तो मतलब पहले बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मेमोरी बन गई, तो इस हिसाब से खतरा सेकंड प्रेगनेंसी में होगा। हाँ, उस सेकंड प्रेगनेंसी को तुम दी अटैक कह सकते हो। अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव निकला, तो मां के अंदर पहले से मौजूद एंटीबॉडीज आसानी से प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, जो बहुत फेटल हो सकता है। वेट, अगर ये इतना फेटल है, तो इसका मेडिकल फिक्स क्या है आज के टाइम में? हम इसे रोकते कैसे हैं? इसका फिक्स काफी स्मार्ट है। पहली डिलीवरी के तुरंत बाद हम मां को रोगाम नाम का एक इंजेक्शन देते हैं। ये एक्चुअली प्री मेड एंटीबॉडीज होती हैं, जो उस मिक्स हुए थोड़े से पॉजिटिव ब्लड को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ताकि माँ का अपना इम्यून सिस्टम उन्हें देख ही ना पाए और उसकी कोई मेमोरी ना बनाए। वाओ, ये तो एकदम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसा हो गया। एग्जैक्टली। अब इम्यून डिफेंस के इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वापस उस इंजरी वाले पार्ट पर आते हैं। अगर हमारे इस कॉम्प्लेक्स हाईवे सिस्टम की किसी नस में दरार आ जाए, तो रिपेयर कैसे होता है? इसे तो कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं ना, पर ये बहुत लंबा चेन रिएक्शन है। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? इसे एक पैकेट की तरह याद रखो, PKT, पैकेट ऑफ काइनेज एंड थ्रोम्बिन। देखो, जब इंजरी होती है तो सबसे पहले वहां प्लेटलेट्स आते हैं और एक केमिकल रिलीज करते हैं,
थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, पी से हो गया प्लेटलेट्स, और वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, ये हो गया के। राइट। फिर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स ब्लड में प्रेजेंट एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव थ्रोम्बिन में, ये हो गया टी। तो पीकेटी पूरा हो गया। अब ये थ्रोम्बिन आगे क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन कैस्केड का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करता है। ये प्लाज्मा में घुले हुए फिब्रिनोजन को अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल देता है। अच्छा, ये फिब्रिन वही लंबे धागे हैं जो आपस में उलझकर एक जाल बना लेते हैं और उसमें सेल्स फंस जाते हैं ब्लड क्लॉट बनाने के लिए। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरे रिएक्शन के ठीक से काम करने के लिए ब्लड में कैल्शियम आयंस का होना बेहद जरूरी है। साथ ही इन क्लॉटिंग प्रोटीन्स को लगातार बनाते रहने के लिए लिवर को विटामिन के चाहिए होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो नीट में मल्टीपल चॉइस बनकर आती हैं। अब ब्लड और क्लॉटिंग तो क्लियर हो गया, पर बॉडी में एक और फ्लूइड है जिसके बारे में थोड़ा कम सोचा जाता है, लिम्फ या लसीका। इसका लॉजिक थोड़ा ट्रिकी लगता है। लिम्फेटिक सिस्टम फिजिक्स और बायोलॉजी का एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। जब हार्ट पूरी ताकत से खून को आर्टरीज में पंप करता है तो वो खून आगे जाकर बहुत पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। तो वहां प्रेशर इतना बढ़ जाता होगा कि कैपिलरीज की दीवारों से थोड़ा लिक्विड लीक कर जाता है। हाँ, वहां से खून का कुछ पानी और छोटे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स रिस कर या लीक होकर सेल्स के बीच की खाली जगहों में आ जाते हैं। इस लीक्ड फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, तो इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन और पोषक तत्व सेल्स को मिलते हैं। पर एक डाउट है, अगर फ्लूइड लगातार लीक होता रहेगा तो बॉडी वहां फूल क्यों नहीं जाती? इडीमा क्यों नहीं होता नॉर्मली? क्योंकि वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स का एक पैरेलल ड्रेनिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये वेसल्स इस एक्स्ट्रा रिसे हुए फ्लूइड को इकट्ठा करती हैं, और जब ये फ्लूइड इन वेसल्स के अंदर होता है तब इसे लिम्फ कहा जाता है। गॉट इट। और इन वेसल्स के रास्ते में कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं ना, जैसे आर्मपिट्स या नेक के पास लिम्फ नोड्स। एग्जैक्टली, वो नोड्स सिक्योरिटी चेक हैं। उनमें लिम्फोसाइट्स भरे होते हैं जो उस फ्लूइड में किसी भी कीटाणु या बैक्टीरिया को ढूंढकर मार देते हैं। फिर वो साफ किया हुआ फ्लूइड आगे जाकर वापस मेन वेन्स में डाल दिया जाता है। ये पूरा फ्लूइड रिटर्न नेटवर्क है। मतलब अब ब्लड और लिम्फ से शिफ्ट करते हैं उस मेन मशीन पर जो इस पूरे हाईवे पर प्रेशर बनाती है, हमारा हार्ट। हार्ट का एवोल्यूशन अपने आप में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। नेचर ने शुरू से ही 4 चेंबर वाला पंप नहीं बनाया था। पहले आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्क्स में ओपन सिस्टम बना, जहां खून नसों से निकलकर खाली स्पेसेस, जिन्हें साइनसेस कहते हैं, वहां भर जाता था। ब्लड कंटिन्यूसली नसों के अंदर ही फ्लो करता है, स्ट्रिक्ट राउट्स के थ्रू। पर चेंबर्स का भी तो एवोल्यूशन हुआ ना, फिशेस से लेकर ह्यूमंस तक। बिल्कुल। फिशेस में सिर्फ एक 2 चेंबर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। खून दिल से गिल में और वहां से डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं जिनमें 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया पर वेंट्रिकल एक ही। तो उनमें तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून थोड़ा मिक्स हो जाता होगा, इसलिए उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जहाँ एग्जाम सेटर क्वेश्चन बनाता है। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स अकेले ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें पूरी तरह डेवलप्ड 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है। ये एक्सेप्शन सच में इम्पॉर्टेंट है। और फिर ऑब्वियसली बर्ड्स और मैमल्स आते हैं जिनमें प्रॉपर 4 चेंबर्स होते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के साथ। अगर हम ह्यूमन हार्ट की एक्चुअल एनाटॉमी की बात करें तो वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है ना, राइट? और वो एक डबल लेयर वाली प्रोटेक्टिव झिल्ली में सुरक्षित रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट हमारी चेस्ट में सेंटर में है, लेकिन थोड़ा सा बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड झुका होता है। ओह, इसीलिए लेफ्ट वाला लंग राइट वाले लंग से थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसे हार्ट के उस झुकाव को स्पेस देना होता है। सही लॉजिक लगाया। हार्ट के ऊपरी 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, जिनकी वॉल्स पतली होती हैं, और निचले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स की दीवार मोटी होती है क्योंकि उन्हें एक्चुअली फोर्स लगाकर ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करना होता है ना। और इनके बीच में वाल्व्स होते हैं ब्लैक फ्लो रोकने के लिए। एग्जैक्टली। राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड, जिसे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, और नसों की ओपनिंग पर सेमीलूनर वाल्व्स होते हैं। इन सभी वाल्व्स का रूल एकदम सिंपल है। ये 1 वे डोज हैं जो खून को किसी भी हालत में पीछे नहीं आने देते।
परफेक्ट। अब मैकेनिक्स पर आते हैं। मतलब हार्ट की वायरिंग, हार्ट एक मैकेनिकल पंप तो है, पर इसे धड़कने का सिग्नल दिमाग से नहीं मिलता, ये अपना करंट खुद बनाता है। ये मायोजेनिक है ना? हाँ, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके अपने स्पेशली मॉडिफाइड मसल टिश्यू यानी नोडल टिश्यू से पैदा होता है, और इस करंट की फैक्ट्री शुरू होती है राइट एट्रियम के टॉप कॉर्नर से, जिसे हम एसए नोड या पेसमेकर कहते हैं। ये लगभग 72 बीट्स पर मिनट की रेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर ये सिग्नल कहाँ जाता है? ऐसे नोड से सिग्नल ट्रैवल करके नीचे एवी नोड तक आता है, जिसे हम पेस सेटर कहते हैं। पर यहाँ पर नेचर की एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। एवी नोड पर आकर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रुक जाता है। वेट, सिग्नल रुक क्यों जाता है? अच्छा, लॉजिक लगाती हूँ। एट्रिया को टाइम मिलता होगा ताकि वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके अपना सारा खून वेंट्रिकल्स में खाली कर सकें, इससे पहले कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो। ब्रिलियंट, यही लॉजिक है। अगर ये छोटा सा पॉज ना हो तो ऊपर और नीचे के चेंबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और पंपिंग फेल हो जाएगी। उस पॉज के बाद सिग्नल बंडल ऑफ हिस से होता हुआ वेंट्रिकुलर वॉल्स में फैले हुए परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है, और तब आकर वेंट्रिकल्स को नीचे से ऊपर की तरफ एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, एकदम वैसा ही जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब को हम नीचे से दबाते हैं ताकि पेस्ट ऊपर से बाहर निकले। सही एनालॉजी है। और इस पूरे इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन से ब्लड पंप होने की एक साइकिल बनती है, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। तुम्हें पता है ये एक साइकिल पूरी होने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 0.8 सेकेंड्स। इसको एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से ब्रेक डाउन करें तो पहला हिस्सा है एट्रियल सिस्टोल, जो 0.1 सेकेंड का है। एट्रिया स्क्वीज करके बचा हुआ 30% ब्लड नीचे पुश करते हैं, क्योंकि 70% तो पैसिवली ही चला गया था रिलैक्स फेज में। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकेंड्स का होता है। ये सिस्टम का मेन पावर स्ट्रोक है। वेंट्रिकल्स इतनी ताकत से दबते हैं कि जब उनका बैकफ्लो रोकने के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जोर से आपस में टकराकर बंद होते हैं तो हार्ट की पहली साउंड आती है, यानी लब साउंड। और फिर जब कंट्रैक्शन खत्म होता है और ब्लड को आगे नसों में लौटने से रोकने के लिए सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं, तब आती है दूसरी साउंड, डब। राइट। और आखिरी फेज है जॉइंट डायस्टोल। ये 0.4 सेकंड्स का रिलैक्स पीरियड है। यहाँ सारे चेंबर्स ढीले पड़ जाते हैं और उनमें वापस खून पैसिवली भरने लगता है। अब इस टाइमिंग को एक मैथ प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, जिसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। हाँ, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक आम इंसान में करीब 70 ml होता है, उसको हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 × 72 बीट्स पर मिनट आता है रफली 5040 ml। यानी हर मिनट तुम्हारा दिल करीब 5 लीटर खून बॉडी में पंप कर रहा है। सोचो, एक बॉटल खून हर मिनट। और एथलीट्स के केस में, क्योंकि उनका हार्ट बहुत फिट होता है, उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसीलिए उनका ओवरऑल कार्डियक आउटपुट आम इंसान से कहीं ज्यादा निकल कर आता है। दैट मेक्स सेंस। और इस जनरल फ्लो में हमें हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भी याद रखना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाला न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सीधा हार्ट में नहीं जाता, पहले लिवर में डिटॉक्सिफाई होने जाता है। एग्जैक्टली, ये एक जरूरी डिटॉर है। अब आते हैं क्लिनिकल साइड पर। इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब गड़बड़ी होती है तो डॉक्टर्स इसे मॉनिटर कैसे करते हैं? वो उस जिगजैग लाइन वाले चार्ट को पढ़ते हैं। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके ग्राफ को समझना थोड़ा टफ लगता है एट फर्स्ट। उसमें 3 मेन वेव्स होती हैं। सबसे पहली एक छोटी पी वेव आती है। ये क्या शो करती है? पी वेव शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब ऐसे नोड ने करंट छोड़ा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए। फिर इसके बाद आता है एक लंबा और शार्प स्पाइक, जिसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये स्पाइक इतना हाई क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स की जरूरत होती है। पीछे एट्रिया का रिलैक्सेशन यानी एट्रियल रीपोलराइजेशन पूरी तरह ग्राफ में छिप जाता है। ओह, इसलिए वो ग्राफ में अलग से दिखता नहीं। और फाइनली टी वेव आती है, जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को दिखाती है, यानी वेंट्रिकल्स का वापस रिलैक्स्ड नॉर्मल स्टेट में आना। यहाँ पर एक बहुत कूल ट्रिक भी है हार्ट रेट निकालने की, है ना? हाँ, ये एक डॉक्टर सीक्रेट समझ लो। अगर तुम्हें 1 मिनट के टाइम विंडो वाली ईसीजी स्ट्रिप दी जाए तो तुम्हें हर वेव को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन ऊंचे QRS कॉम्प्लेक्सेस को गिन लो। जितने QRS कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उसका मतलब हार्ट उतनी ही बार जोर से धड़का है। वही तुम्हारा हार्ट रेट होगा। वाओ, सिंपल मैथ फॉर क्विक डायग्नोस्टिक्स।
अब हम करंट तो हार्ट खुद बना रहा है, लेकिन इस स्पीड को रेगुलेट कौन करता है? मतलब डर के टाइम दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस, जो गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह है। फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और दूसरा कंट्रोल होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये ब्रेक का काम करता है ताकि जब हम रिलैक्स करें तो हार्ट रेट वापस स्लो और नॉर्मल हो जाए। थायरॉक्सिन हार्मोन भी हार्ट रेट बढ़ाता है एज एन एक्सटर्नल फैक्टर। सही बात है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये सिस्टम किसी वजह से फेल होता है, और यहाँ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को वो एक ही समझ लेते हैं। मैं भी यही पूछने वाली थी। ये तीनों मेडिकल टर्म्स अक्सर इंटरचेंज करके यूज होते हैं आम बोलचाल में, पर इनका रियल डिफरेंस क्या है? ओके, इसको ध्यान से सुनो। हार्ट फेलियर एक मैकेनिकल वीकनेस है। तुम्हारा पंप कमजोर पड़ गया है और वो बॉडी की नीड के हिसाब से इनफ खून आगे पुश नहीं कर पा रहा। जब ऐसा होता है तो खून पीछे लंग्स में भरने लगता है, इसीलिए इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब हार्ट चल रहा है पर सफिशिएंट फोर्स नहीं बचा। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल क्रैश है। हार्ट की वायरिंग अचानक फेल हो जाती है और दिल का धड़कना एक झटके में पूरी तरह रुक जाता है। मतलब सर्किट ऑफ हो गया। और फिर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किस कैटेगरी में आएगा? हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। हार्ट की खुद की मसल को खून देने वाली जो नली होती है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें क्लॉट फंसने से ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लड सप्लाई बंद होने से उस हिस्से का हार्ट टिश्यू घुटकर मरने लगता है। ओह, आई गेट इट नाउ। फेलियर मतलब पंप वीक, अरेस्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी गॉन, और अटैक मतलब पाइप ब्लॉक्ड। वेरी लॉजिकल। और यही ब्लॉकेजेस आगे जाकर कंडीशंस लाइक सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जमा हो जाता है। हाँ, जिसे आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और जब इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो चेस्ट में एक बहुत तेज दर्द उठता है। उस अक्यूट पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये सारा डिस्कशन सच में बायोलॉजी को रटने वाले सब्जेक्ट से एक मास्टर इंजीनियरिंग सिस्टम में बदल देता है। हमारा शरीर एक हाईली परफेक्ट ऑटोमेटिक हाईवे है, जहां फ्लूइड, प्रेशर, वाल्व और इलेक्ट्रिसिटी का कितना एग्जैक्ट बैलेंस है। एब्सोल्युटली। और इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग से कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जाने से पहले शुरुआत में हमने एक प्रोवोकेटिव थॉट डिस्कस किया था, उसको वापस लाते हैं। अगर दिल अपना करंट खुद बनाता है पर स्पीड को कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है नर्व कनेक्शंस के थ्रू, तो अब सोचो अगर किसी इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। राइट, नया दिल लाया गया है, लेकिन उसको दिमाग से जोड़ने वाली सारी नसें तो सर्जरी के टाइम कट चुकी हैं। डायरेक्ट कनेक्शन खत्म। तो ऐसे नए बिना दिमाग से जुड़े दिल के साथ जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो उसके दिल को तेज धड़कने का सिग्नल कैसे मिलता है? ये हार्ट खुद को कैसे अडेप्ट करता है बिना मेडुला ओब्लोंगाटा के डायरेक्ट मैसेजेस के? यही तो ब्यूटी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को रिसर्च करें, पढ़ें और खुद इस डीप डाइव का आंसर ढूंढें। यस, ये आपका होमवर्क है। आज का सेशन ऑनेस्टली काफी क्लैरिटी देने वाला था। कॉन्सेप्ट सब काफी सॉर्टेड लग रहे हैं मेरे लिए भी, और आई होप सबके लिए। डेफिनेटली। हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते रहेंगे। तो अगर आप सबको भी आज का डीप डाइव और डिस्कशन वैल्यूएबल लगा, स्टे कनेक्टेड विद मेडविजन नीट, स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, दिस इज मेडविजन। तो चैंपियंस, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर और यूजफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि जो कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड में थे उन्हें सिंपल और फास्ट वे में आप तक पहुंचा सकूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेडविजन को बेटर बनाता है। और हाँ, हमारा गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, जहां हम मिलकर नीट बायोलॉजी को सिंपल और पावरफुल बनाएंगे। अगर आप नीट 2026 के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेडविजन चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट जरूर बनिए। मैं हूं डॉक्टर आर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Until then, keep learning, keep revising, and stay focused.